हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई जर्नी की बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आज हम ऐसे सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा रोल दिखाई नहीं देता, पर उनकी लाइफ पे इस रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। जिस फ्रीडम की बात इस पूरे रेवोल्यूशन में होती रही, उस फ्रीडम के असली मायने और उसकी असली कीमत यही लोग जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्लेव ट्रेड की। पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यह आता है कि किसी को भी स्लेव चाहिए क्यों, वर्कर्स से काम क्यों नहीं हो सकता। चलिए इसको थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। अब यह कहानी शुरू होती है 17 और 16 सेंचुरी के बीच में, जब यूरोपियन मार्केट बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही थी। अब यूरोपियन कंट्रीज इस कंपटीशन में बने रहने के लिए ऐसी कंट्रीज की तलाश कर रही थी जहां से उन्हें सस्ता माल मिल सके, जिसको वो कॉलोनाइज कर सकती थी। ऐसे में फ्रांस की कुछ कॉलोनीज कैरेबियन आइलैंड में इस पोर्शन में देखने को मिलती हैं, जो कि थी मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सैंट डोमिंगो। अब ये कंट्रीज जो थी ये आपकी इक्वेटर के पास हैं, जिसकी वजह से एक फायदा यहां पर है, प्लांटेशन पॉसिबल है। ये प्लांटेशन क्या चीज होती है? इसमें लाइक टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी जैसे प्लांटेशंस को किया जाता है। ये नॉर्मल एग्रीकल्चर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा फल या सब्जियां आती हैं, आप उसे क्रॉप को चेंज कर देते हैं, पर यहां पर प्लांट को चेंज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये प्लांट साल भर आपको आउटपुट देते रहते हैं। अब इसीलिए यहां पर लगातार एक चीज की डिमांड चलती है, वो है लेबर। अब लेबर कहां से लेके आएंगे? फ्रांस ठहरा यहां पर और कॉलोनीज हैं यहां। अब ऐसे में फ्रांस के जो वर्कर्स थे ना, वो बहुत ज्यादा डरते थे। वर्कर जनरली ऐसी कम्युनिटीज से पार्टिसिपेट करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। अब ऐसे कम्युनिटीज में एक अंधविश्वास बहुत ज्यादा था कि अगर उन्होंने समंदर पार कर लिया तो उनका धर्म बदल जाएगा, या उन्हें नर्क में जाना पड़ेगा, या अलग अलग तरह की अफवाहें थी। तो ऐसे में यूरोपियंस यहां नहीं जाना चाहते थे। अब फिर लेबर कहां से लाएं? अब लेबर के लिए जाना पड़ा उन्हें अफ्रीका। अफ्रीका में उन्होंने लेबर के लिए लोकल चिफ्शियन से कांटेक्ट किया। अब लोकल चिफ्शियंस जो वहां के थे वो यहां के लोगों को स्लेव बनाते थे और धीरे धीरे करके उन्हें बेचा जाने लगा। अब इस तरीके से 17 सेंचुरी में ये ट्रेड शुरू हो जाता है। अब जितने भी स्लेव थे उन सभी को ब्रांड लगाया जाता था। जैसा हट्टा कट्टा स्लेव है तो उसके ऊपर अलग तरीके की डिमांड होगी, कमजोर स्लेव है उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जितने भी लोग इनको खरीदते थे उनकी ब्रांड इन पे लगा दी जाती थी, इनके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और शिप में भेड़ बकरियों की तरह इन्हें भर दिया जाता था। यहां तक कि हालत इतनी खराब होती थी कि कई बार सांस लेने की भी जगह नहीं होती थी। ऊपर से हेल्थ और हाइजीन भी अफेक्ट होते थे। कई स्लेव तो इस जर्नी के दौरान मर भी जाते थे। अब लगभग 3 महीने तक ये जर्नी कंप्लीट करने के बाद ये लोग पहुंचते थे अपने कोस्ट पर, जहां पर प्लांटेशन ओनर्स इन्हें पकड़ते थे और इनसे जबरदस्ती बहुत काम करवाते थे, क्योंकि अगर वो वर्कर्स रखते तो उन्हें सैलरी देनी पड़ती, छुट्टी देनी पड़ती, वो अपने हक के लिए डिमांड करते। यहां पर स्लेव्स की बात थी और स्लेव्स के कोई हक नहीं थे, इसी वजह से इन्हें कॉन्टिन्यूअसली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। ऐसे में लगातार यूरोपियन मार्केट बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी। शुगर, कॉफी, इंडिगो, ये लगातार दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड में हो गया था, जिसकी वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन भी डे बाय डे बढ़ने लगा। अब स्लेव मिल गए, डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड के साथ साथ सप्लाई बढ़ रही है। अब सप्लाई बढ़ने से यहां पर आप देख सकते हैं फाइनली ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड आपको देखने को मिलता है। अब लेबर के लिए अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदा जाता था और ये जाते थे कैरेबियन आइलैंड्स में। अब कैरेबियन आइलैंड से जितना भी प्लांटेशन का सामान था, आउटपुट था, वो जाता था फ्रांस में वापस, जिसकी वजह से ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं और जानते हैं फ्रांस में। फ्रांस में नांटीज और बॉर्डेक्स ये दोनों पोर्ट सिटीज थी जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फ्लरिश होती हैं स्लेव ट्रेड के दौरान, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पूरी तरीके से आती है। पर यहां पर स्लेव ट्रेड को लेकर क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा टैक्स आ रहे थे। ऐसे में राजा लुई 16 बहुत ज्यादा खुश था, पर आगे ये खुशी कितने दिन तक टिकने वाली थी,
क्योंकि अब शुरू हो गया था रेवोल्यूशन, और ऐसे में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इनके बारे में बहुत लंबे लंबे डिबेट तो कर रही थी, पर इनके लिए कोई भी कानून नहीं बना रही थी, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डर रही थी। किससे? वो डर रही थी बिजनेसमैन से, जिनका उन्हें सपोर्ट था और उनकी सारी इनकम डिपेंड करती थी स्लेव ट्रेड के ऊपर। अब मिडिल क्लास जिन्होंने ये रेवोल्यूशन लीड किया था, उसमें खुद बहुत सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे, जो लोग स्लेव ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा भी थे। अब ऐसे में अगर असेंबली उनको नाराज कर देती तो ये सरकार कैसे चलती। पर इसके बाद आता है रॉबस्पियर। अब रॉबस्पियर की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन लोगों से बड़ी हमदर्दी थी, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म इस समय लिया गया, वो था स्लेवरी को अबॉलिश करना सभी फ्रेंच कॉलोनीज से। और फाइनली कन्वेंशन के दौरान इसके ऊपर एक लेजिस्लेचर भी बना, कानून बनाया गया और इन सभी को फ्री कर दिया गया। पर यह खुशी बहुत ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली थी, क्योंकि 10 साल बाद 1804 में नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन वापस से रीइंट्रोड्यूस करता है स्लेवरी को, और इस बार और खतरनाक तरीके से, क्योंकि अब की बार प्लांटेशन ओनर्स ये समझने लगते हैं कि अफ्रीकन निग्रोस को स्लेव बनाना उनका अधिकार बन गया है, और उन्हें लगातार बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्सप्लॉइट भी किया गया था। अब ऐसे में होता क्या है, जब 1848 का रेवोल्यूशन दोबारा आएगा, तब जाके ये फाइनली अबॉलिश किया जाता है, और 1848 में सारी की सारी फ्रेंच कॉलोनी से भी स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। तो ये थी स्लेवरी की कहानी। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क ये है कि आपको सोचना है और लिखना है, हाउ वाज द स्लेवरी अबॉलिश्ड इन फ्रांस। मैं आपसे मिलूंगा किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।